तो आखिरकार 24 आ ही गया। इंडिया वॉइस परिवार की तरफ से सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मसला 24 का है। 24 यानी जिस साल का जिक्र बार बार हो रहा था वो साल आ गया। एक तरफ बीजेपी 10 साल के गुड गवर्नेंस का दावा कर रही है और 24 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को भी बीजेपी चुनावी मंच से बुनाने की तैयारी कर चुकी है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया कह रहा है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, अब जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं, जो अगर समय रहते नहीं दूर हुए तो विपक्ष के लिए बीजेपी को रोकना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जिक्र और सबसे बड़ा फिक्र अभी भी वही है इंडिया गठबंधन के सामने। एनडीए इंडिया का शोर, मगर किसके मुद्दे में कितना जोर। 24 तो आ गया, लेकिन इंडिया गठबंधन क्या वाकई में तैयार है? आज दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक एनडीए यानी कि बीजेपी, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस। दोनों के परिप्रेक्ष्य में अगर कहानी को समझेंगे तो यहां दिलचस्प पहलू सबसे पहले इंडिया गठबंधन के सामने सीट शेयरिंग का आता है। तो सीट शेयरिंग की शुरुआत करते हैं। कुछ आपके सामने हम कहानी को बयां करते हुए, जैसे जम्मू कश्मीर, जहां जहां पेच है पंजाब के बाद नंबर आता है दिल्ली का, और हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे। अब इसके बाद कहां दिक्कत है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा और वहां सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके बाद बिहार, जहां नीतीश बाबू हैं, लालू हैं, वहां कांग्रेस के सामने टेंशन है। इसके बाद महाराष्ट्र, जहां शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की पार्टी एनसीपी अपनी अलग ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता दीदी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो अकेले दम पर बीजेपी को हराने वाली है, दावा है। इसके साथ साथ केरल और एक और राज्य बचता है, वो है झारखंड, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन है, क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भी दावा कर रही है कि वो वहां पर बड़े भाई की भूमिका में है। जहां सीट शेयरिंग की टेंशन नहीं है वो हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है। ये वो राज्य है जहां पर कांग्रेस के सामने टेंशन नहीं है। इन राज्यों में आसानी से वो तय कर सकती है कि प्रत्याशी किसे उतारा जाए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, और इसके साथ साथ असम के बाद जो जिक्र होता है, जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, वो मध्य प्रदेश, एमपी में जहां पर कांग्रेस हारी, लेकिन वहां डायरेक्ट फाइट में है। कुछ कमोवेश सीटों पर हो सकता है कि दूसरे सहयोगी दल दावा ठोके, मगर एमपी और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन नहीं है। ऐसा ही राज्य है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को मालूम है कि ज्यादा दिक्कत टिकट शेयरिंग को लेकर नहीं होगी। लेकिन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा दिक्कत है, उन राज्यों का भी हमने जिक्र किया। मगर एक पहलू अब यहां पर एक और भी है, दिलचस्प आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ों के जरिए अगर हम समझेंगे 24 के मायने क्या हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 65 सीटों पर उसका दावा है। महाराष्ट्र पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश का ही हम जिक्र कर रहे हैं। 65 सीटों पर दावा है और राष्ट्रीय लोकदल भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। अब ऐसे में कितनी सीटें बची कांग्रेस के पास? 5 सीटें, महज 5 सीटें बचती हैं। अब
इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। 80 सीटों के बाद आते हैं एक और राज्य जहां 48 लोकसभा की सीटें हैं। शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है कि भैया 23 सीटें हमें दे दो। एनसीपी कह रही है कि 19 सीटों के आसपास हमें। अब ऐसे में कांग्रेस के पास कितनी बची? महज 6 सीटें। अब इसके बाद महाराष्ट्र के बाद हम आते हैं पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल का हाल। 42 सीटें हैं। टीएमसी साफ तौर पर कह चुकी है कि 40 सीटें मुझे चाहिए लगभग, और 2 सीटें यहां पर बचती हैं कांग्रेस के लिए। अब बिहार का हाल देखिए। 40 सीटें, जेडीयू 17 और आरजेडी 17 पहले ही तय कर चुके हैं कि हमें एक जैसी सीटों पर चुनाव लड़ना है, और कांग्रेस के पास बचती हैं यहां पर 6 सीटें। यह लब्बो लबाब है, यह तय नहीं है, लेकिन दावे हैं और दावों के आधार पर तस्वीर है। अब बिहार के बाद देखिए झारखंड की तस्वीर। यहां भी जेएमएम कह रही है कि भैया 6 सीटों पर हमारा दावा है। आरजेडी भी यहां पर 2 सीटों पर दावा कर रही है। जेडीयू भी लड़ना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के पास इस लिहाज से बचती हैं 6 सीटें। अब पंजाब आइए। पंजाब जहां पर केजरीवाल के साथ सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन है। 13 सीटें हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी चाह रही है कि 13 की 13 सीटों पर उसे ही लड़ा दिया जाए, क्योंकि राज्य में उसकी सरकार है। फिर इस लिहाज से कांग्रेस के पास बचता है तो अंडा शून्य। तो ये महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके जरिए अब चुनाव, एक तरफ एनडीए कह रहा है कि उसके पास पीएम का चेहरा है और इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। जातिगत जनगणना एजेंडा है इंडिया गठबंधन का। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 24 के इस जनवरी के महीने में, जब नए साल का आगाज हो चुका है, तो क्यों ना सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए। लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा? 24 शुरू हो चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन कितना तैयार? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र राम मंदिर का मुद्दा, और अब उसके जरिए एक सियासी माहौल भी तैयार हो रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। कुछ बयान सुनिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। का इशू नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा मसला है सीट शेयरिंग का, वो हम दिल्ली में बैठकर सुलझाएंगे। जब कोई मिशन और विजन ना हो, केवल एम्बिशन हो, करप्शन हो, कमीशन हो और केवल इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली में चलता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम कांग्रेस चलता है। केरल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टीज को डिक्टेटर, साइकोपैथ, कावर्ड कहती है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में झगड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र में फिर किस प्रकार से झगड़ा चल रहा है। इसीलिए 4 मीटिंग के बाद भी इंडी गठबंधन ना लोगो तय कर पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय कर पाया है, ना नीति तय कर पाया है, ना नेतृत्व तय कर पाया है। और ये जो गठबंधन है, दरअसल ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन को साधने वाला है, कंफ्यूजन भरा है, और एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की नेगेटिव भावना उनके मन में है उसको दिखाने वाला गठबंधन है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। इंडिया गठबंधन ये अपने आप में ही टूटने वाला है, क्योंकि इनकी सब प्रधानमंत्री 27 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और हमारी तरफ से अकेले हैं मोदी जी हैं। तो कहां से लड़ाई लड़ेंगे कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और अर्थव्यवस्था में हमारा तीसरा नंबर आएगा। 10वीं अर्थव्यवस्था थी जब आदरणीय मोदी जी को सरकार मिली थी, आज 5वीं हो गई और तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो तीसरी हो जाएगी। जितनी ताकत लगाना है रोकने के लिए रोक ले, किसी की औकात नहीं है कि इस देश की भावनाओं के अनुरूप 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होना है तो होना है, कोई कुछ भी कर ले। क्या फर्क पड़ता है, मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सरकार बनानी है बनाए,
कौन कह रहा है? इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए भाजपा बैठी है और 2024 में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा बिहार की जनता के आशीर्वाद से। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमजोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा, उसी दिन राम घर आएगा। बयान आप सुन रहे थे। एक तरफ से वार है, दूसरी तरफ से पलटवार भी है, लेकिन अब सियासी युद्ध का आगाज है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, आज पार्टी कार्यालय से हैं। अक्सर गाड़ी में होते हैं लेकिन आज पार्टी कार्यालय से हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रमन जी हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को इंडिया वाइज परिवार की तरफ से। और शुरुआत मनीष जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। राजनीतिक नजरिए से अलग अलग दावे हैं हर किसी के, लेकिन 24 आ ही गया। 24 बार बार लगातार 24 की लड़ाई, 24 की लड़ाई, तो आखिरकार 24 का आगाज हो गया नहीं मनीष जी? अब लेकिन चुनौतियां तो कई हैं। इंडिया गठबंधन के सामने अभी भी सीट शेयरिंग का जो दावा था कि भाई 31 दिसंबर तक सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, लेकिन अब तो नया साल आ गया। तिलक भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं समझता हूं 2024 हिंदुस्तान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना होगा। ये 2024 के चुनाव और अगली सरकार ये तय करेगी कि देश किस तरीके से अगले 20 साल तक चलेगा। क्या मोदी जी के शासन में रहेगा, मोदी जी और भाजपा के शासन में रहेगा, या विपक्ष के शासन में रहेगा? विपक्ष में कौन नेता होगा? कांग्रेस होंगे, नीतीश कुमार, राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी होंगे, या अरविंद केजरीवाल होंगे? ये देखना होगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। पहली बात, 2024 में 500 वर्षों के बाद आपने तो तमाम चुनाव देखे मनीष जी, आपने तो कई चुनाव देखे हैं। 19 और 14 के चुनाव से 24 का चुनाव कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको, या फिर आपको लग रहा है कि? निश्चित रूप से देखिए तिलक भाई, जैसे एक 18-19 साल का युवा जोश से भरपूर होता है, उसके विजन के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती। उसके पेरेंट्स भरोसा तो करते हैं, उन्हें लगता है मेरा बेटा कुछ कर दिखाएगा, लेकिन वो कितना करेगा मन में एक संशय रहता। लेकिन उसका जोश उछाल मार रहा होता समंदर की तरह। और जब वो लड़का 29 साल का हो जाता है ना, तब लोगों को लगता है कि नहीं, अब इसमें जोश तो पहले से कम है, लेकिन विजन और होश पहले से बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी की स्थिति अब 14 और 24 में ये बदली है कि अब लोगों को दिखने लगा है कि ये विजन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कहते हैं वो कर सकते हैं। जिस तरीके से धारा 377 को हटाया गया और कानूनी दांव पेच को जिस तरीके से रख के 20 वकील खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 370 को चैलेंज नहीं कर पाए, उसको विड्रॉल को, उससे लगा कि नहीं, ये सरकार ऐसी है जो कहती है वो कर सकती है। नहीं तो फिर पहले तो इंडिया गठबंधन नहीं था ना। अब तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास देखो सबसे बड़ी ताकत हमारा सबका साथ लड़ना है, तो ये सामान्य बात है। देखिए बहुत अच्छा है देश के लिए, सरकार कोई भी बनाए एक मजबूत विपक्ष हो। ऐसे में विपक्ष के इस एकता को मैं निजी तौर पर समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं विपक्ष मजबूत रहे, जिससे कोई भी मनमानी ना कर सके। कंफ्यूजन क्या दिखाई दे रही है आपको इंडिया गठबंधन में? सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही, आंकड़े हम दिखा रहे हैं कि भैया कहां कौन कौन दावा कर रहा है। इसके अंदर के जितने भी दल हैं वो सभी निजी स्वार्थ से भरे पड़े हैं। और निजी स्वार्थ इस हद तक है कि सिर्फ मेरा ही भला ना हो, दूसरे का बुरा भी हो जाए, मेरी सीटें ज्यादा भी आए, दूसरे की कम भी आए।
मैं आगे बढ़ूं, दूसरा नीचे गिरे, हम लोग मिले, लेकिन उसमें मेरा फायदा हो, उदय मैं शर्मा, नेता बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बस ये इच्छा हर एक उदय नेता शर्मा, के मन में हो। आपने दावा किया था भाई 31 दिसंबर तक तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। अब तो नया साल आ गया, बिल्कुल तिलक जी, कुछ सीरियस है या फिर मामला अभी भी वही है कि अकेले लड़े या फिर सब साथ लड़ेंगे? बिल्कुल तिलक जी, देखिए सबसे पहले तो आपको और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं जी कि इस वर्ष में उनको कुछ नया देखने को मिले, उनके नई खुशियां मिले, जैसा पिछले वर्षों से कुछ अच्छा उनके जीवन में हो। अब आपने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर के काफी कुछ बोला कि अपने राजनीतिक विश्लेषक जी थे, उन्होंने कहा कि सभी आपसी अपने लिए भरे पड़े हैं या ये तमाम चीजें। तिलक जी, सबसे पहले तो हमें कुछ आंकड़े भी देखने चाहिए और भूतकाल में क्या हुआ है इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। जी बताइए। आज 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 37% वोट मिला था। ठीक, जब मोदी जी ने यह कहा था कि मुझे 5 साल और दीजिए, 2014 में जो वादे मैंने किए थे उनको मैं पूरा नहीं कर पाया, आने वाले 5 साल में मैं पूरा करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष युवाओं को, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, महंगाई को कम करूंगा, 30 रुपए में पेट्रोल दूंगा, तमाम ऐसे बड़े दावे किए। तो वो दावे तो इनके पूरे नहीं हुए। नहीं, मैं आपकी प्लानिंग पूछ रहा था, क्योंकि मसला ये है ना कि 19 के चुनाव में ये सब वादे आपने गिनवाए, और जहां तक आपने कहा कि इनको 37% वोट मिले, नहीं थोड़ा बहुत करेक्ट कर लेते हैं ना भूदेव भाई, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बताइए जिसे 50% से ज्यादा वोट मिले हो। नहीं, मैंने 50% की वोट की बात नहीं की। नहीं, आप 37%, आप कह रहे हो कि 37%, सिर्फ 37%। तो सर, जनता ने जिनको पहले चुना उनको भी क्या 50% वोट मिले क्या? नहीं, मैं वही चीज तो आपको बता रहा हूँ। हाँ। आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो इसी में है ना, कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर के, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सर, आपकी प्लानिंग पूछ रहा था मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 33% वोट है एक तरफ, दूसरी तरफ है 63% वोट, यानी 63% वोट की जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर के लड़ रही हैं। और आज देश का युवा ये जानना चाहता है कि हमें रोजगार क्यों नहीं दिया गया, हमें केवल मुद्दों पे बात नहीं करके और किस तरह से भटकाने का काम किया गया। तो ये 19 में तो गिनवाए थे ना, मैंने वही बात मनीष जी से पूछी थी। 19 का चुनाव और 24 के चुनाव में क्या अंतर है? मैं आपसे बता रहा हूँ कि 19 में मोदी जी ने कहा था कि मुझे एक मौका और दीजिए, उन्होंने नोटबंदी के समय कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, मैं 14 वो तो अभी भी कहेंगे कि एक मौका और दीजिए। नहीं, तो ये तो जनता देखेगी ना। सर, मैं कह रहा हूं कि आपके पास प्लान क्या है, प्लान मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, प्लान ही हम बता रहे हैं ना, प्लान हम बता रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं कि आज जिस तरह से बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कंपेयर कीजिए मोदी जी के शासन से और कांग्रेस का जो शासन था अपना, आप उसे यूपीए से मनीष गुप्ता जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं पंडित जी आपके पास। मनीष गुप्ता जी, ये मुद्दे तो वही पुराने, मैं इनसे पूछ रहा हूं आपका प्लान क्या है? कह रहे हैं कि वो बेरोजगारी, महंगाई, वही वाले मुद्दे जो 19 में गिनवाए गए। इनके पास एक ही प्लान है, वो है सरकार पूरी बात मोदी जी को हटाओ। ये भाजपा हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी को हटाओ का प्लान है। इनका अपना तिलक भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं है। तिलक जी, अगर आज ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने बैठेंगे, इनका गठबंधन खंड खंड हो जाएगा। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि राम मंदिर का विरोध करना है कि समर्थन करना है। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि देश के विकास के मॉडल पर विरोध कैसे करें। पहले आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आंकड़ों पर आते हैं ना भूदेव भाई, बात तो ये जो आंकड़ों पर बात करिए ना। देने दीजिए। हाँ। इन्होंने कहा कि कॉमन विकास का मॉडल, मुझे ये बताइए कि अभी हिंदुस्तान में कौन से विकास का मॉडल चल रहा है? आज जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जी, अगर मेरी बात पूरी नहीं होगी तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि दर्शक पूरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये अभी बोल रहे हैं कि मोदी को हटाना है। अरे भैया, मोदी देश के प्रधानमंत्री है तो उनको ही हटाएंगे ना, और किसे उठाएंगे? कौन कहता है कि भाजपा की सरकार है? आप लोग ही कहते हो कि मोदी सरकार है। अरे आज देश का युवा ये जानना चाहता है कि क्यों देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं को
बदनाम करके, विपक्ष के नेताओं की छवि को खराब करके, ईडी, सीबीआई और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके और विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो युवा है, अगर आज युवा अगर इनके रोजगार मांगता है तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। किसान अगर अपना हक मांगता है, अपनी आय दोगुनी करने की बात करता है, जो 2022 में ये पूरी करने वाले थे, तो ये देशद्रोही हो गए, खालिस्तानी हो गए, आतंकवादी हो गए। अगर महिलाएं अगर आज आवाज उठाती है अपनी सुरक्षा को लेकर के, मनीष जी, जल्दी तो आज से। आप देख रहे हो कि जो बलात्कारी नेता है उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी देखिए बीएचयू में क्या हुआ, 2 महीने हो गए उनको पकड़ने तक। 2 महीने में योगी जी कहते थे कि बुलडोजर चलेगा, वो उन नेताओं को पकड़ नहीं पाए जो उनके आउटी सेल में, और उसी बनारस के बुलडोजर दिखाई नहीं दे रहा है। एजेंडा को बाकी पार्टियों से रेटिफाई करा लीजिए भाई। आप एजेंसी की बात करते हैं, जो करप्ट पकड़ में आता है आप उसके बारे में जवाब नहीं देते। भाई एक पार्टी कैसे 350 करोड़ मिलते हैं, शुद्ध क्यों हो आप जाता मुझसे है? नहीं बोलते। मोदी जी 350 करोड़ रुपए कमाए होंगे, जाने कहाँ से लूटा होगा। शुद्ध हो जाता है। आप सोचो, जाने कहाँ से लूटा होगा आप लोगों ने। वो कांग्रेस का नेता था ना, 350 करोड़। तृणमूल कांग्रेस किसी के 100 करोड़, किसी के 150 करोड़, किसी के 80 करोड़ मिल रहे हैं। वो बालाजी के यहाँ से मिल रहे हैं 100 करोड़, तमिलनाडु में मिल रहे हैं 80 करोड़। अरे भाई, कितने करोड़ों करोड़ आप इकट्ठे करके बैठे हो ये बताओ। और वो जो करोड़ों करोड़ आपने दिए हैं उसका आप कोई कंडेम करते हैं? नहीं। आप दूसरों की गलती ढूंढना चाहते हो, पर जनता ये पूछना चाहती है कि भ्रष्टाचार के मामले में आपका स्टैंड क्या है? लालू यादव के मामले में आपका स्टैंड क्या है? कितने लोगों का पैसा पकड़ा गया? क्या सरकार क्या कर रही है? कितने अरे लोगों को पकड़ा गया? एक मिनट मनोज पंडित जी, अब पूरा वक्त मनोज पंडित जी और रमन जी को मिलेगा। एक मिनट भूदेव भाई, गुस्सा मत करो, नया साल है, नया साल शुरू हुआ, इतना गुस्सा मत करो। एक मिनट, इतने लोगों पे कार्रवाई हुई और उनको जेल भेजा गया। भूदेव भाई, हैप्पी न्यू ईयर बोलो, गुस्सा मत करो। एक मिनट नहीं, हम तो पंडित जी नहीं बोल रहे, हम गुस्सा नहीं कर रहे। हाँ, गुस्सा मत करो। बीजेपी का घोषित प्रवक्ताओं को बोल रहे हैं। नहीं, कौन घोषित है कौन अघोषित, हर बात में लोगों को सजा हुई, कितनों को नहीं हुई, कितनों पे कार्रवाई। एक मिनट मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा। पंडित जी एक मिनट, पंडित जी तो 19 का चुनाव 24 से अलग क्या होगा, और 24 जिसका इंतजार बेसब्री से आप लोग सब कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, तो 24 आ ही गया, तो इंडिया गठबंधन के साथ आप लड़ना पसंद करेंगे या फिर कांग्रेस के साथ अकेले 1 to 1? तिलक भाई, पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल को, आपके माध्यम से पूरे देश को। मैं बताऊं, स्थिति ये है कि कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस समझ नहीं पाती कि हम कहें क्या। कोई व्यक्ति अगर अपना विचार रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का अघोषित जो है इनको प्रवक्ता नजर आ जाता है, क्योंकि सच्चाई सुनना इनको पसंद नहीं। सच्चाई अगर ये सुनते तो शायद आज ये नौबत ना आती। ये तो हम सबका सौभाग्य है, देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सबके विषय में सोचता है, जो अब से पहले नहीं होता था। आप देखिए, पार्लियामेंट चालू होने से पहले उन्होंने एक नसीहत की और बोला कि आप देश हित की बात करें ना। आप अगर ये सिर्फ एक सोचेंगे कि हम प्रधानमंत्री को हटा दें और मोदी को हटा दें, उसके लिए सब एक तो हो जाए। नहीं, मनीष जी जो बात कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं। कह रहे हैं 27 दावेदार हैं इनके यहाँ, 27 दावेदार प्रधानमंत्री पद के चेहरे के। आप अकेले कांग्रेस से फाइट करना पसंद करेंगे या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन ही बने? नहीं तिलक जी, हम तो तिलक जी, फाइट कौन करेगा? फाइट करेगी जनता, फाइट करेंगे हमारे जो मुद्दे हैं वो। हाँ। हम कोई फाइट करने वाले, आपका मुद्दा तो तैयार है ना, राम मंदिर। हमारा रोड मैप तैयार है, हमारा मुद्दा तैयार है, हमारी चीजें तैयार हैं। तो पंडित जी, आपका तो मुद्दा तय है, राम मंदिर और हिंदुत्व जी। मैंने कहा आपका मुद्दा तो तैयार है ना, राम मंदिर और हिंदुत्व। नहीं तिलक जी, राम मंदिर तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था। हाँ। 170 मैनिफेस्टो में लिखी थी, और अगर कोई व्यक्ति अपने मैनिफेस्टो की बातें पूरी करने के लिए, तो हम संकल्प किया हमने और हम पूरी कर रहे हैं। हाँ। मेरा मानना ये है कि 24 का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही होगा, ये तय है। नहीं, मुद्दा तो विकास होगा, मुद्दा तो और बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ। पर लेकिन आपने 4 बार इससे पूछा भूदेव से कि आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा, आपका रोड मैप क्या होगा,
तो उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया आपको। क्यों नहीं दिया मैंने जवाब? है ही दिया ना मैंने जवाब। नहीं। कौन सी बात का जवाब नहीं दिया? नहीं, आप बताइए। उन्होंने पूछा, मैंने बताया ना, यूपीए का एनडीए से कंपेयर कीजिए कि कितने रोजगार यूपीए की सरकार में थे और कितने एनडीए में है। तो क्या आपने कोई जवाब दिया? कोई जवाब नहीं आपके पास। हमारी जहाँ राज्यों में सरकार है वहाँ देखिए, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर के, देश के युवाओं को लेकर के 250 करोड़ रुपए नकद मिलता है। हम बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम नहीं कर रहे हैं। आप बताएंगे, हम बलात्कारी सांसदों को संसद में ले जाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम बलात्कारियों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करने का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये कोई बलात्कारी सम्मिलित नहीं, बिल्कुल सारे अपना काम करता है सारे करप्ट और आप करप्ट लोग, आप करप्ट है जिनका मोदी क्या जी नाम लेते हैं, वो चलता है, सब भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस अभी 2 महीने हो गए, अभी तक बुलडोजर नहीं दिखाई दे रहा, बाबा का बुलडोजर। अभी बहुत चलता था बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। कांग्रेसी नेता के यहाँ कुबेर का भंडार। आपने भूदेव शर्मा, एक मिनट, ये बीएचयू वाला मामला, एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए। पहले अपनी बात पंडित जी कर लें, आप अपनी बात रख लीजिएगा, बार बार हर बात पे बीएचयू। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? एक मिनट ना भूदेव भाई, विषय कुछ और है, एक मिनट प्लीज। रीजन क्या है? ये तो एक चीज को रट के आते हैं और इनको वही चीज बोलनी है। आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो और कुछ बोलेंगे नहीं। अरे भाई 250 करोड़ रुपए, 253 करोड़ रुपए आपके साथ। मुद्दा क्या है? 24 का मुद्दा। फिर मैं रमन जी के पास जा रहा हूँ। मुद्दा क्या है आपका पंडित जी? ये नहीं, देखिए 24 का मुद्दा, हमारा मुद्दा ये है कि हमने कनेक्टिविटी के लिए काम किया है, हमने रोजगार के लिए काम किया है। आपको डर नहीं लगता ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं? महंगाई नहीं, डर हमें क्यों लगेगा? हमें के मुद्दे। एक मिनट भूदेव शर्मा प्लीज, हमारे नेता केवल मुद्दों पे बात करते हैं। जी अभी भूदेव 5 शर्मा प्लीज, एक मिनट, पे बात करेंगे। आपको डर नहीं लग रहा है ये इकट्ठे लड़ रहे हैं? देखिए तिलक जी, हमारा चुनाव हमारे लिए देश की जनता चुनाव लड़ती है और हमारा काम है, सरकार का काम होता है। अभी ये आंकड़े जो चल रहे हैं मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। एक मिनट रमन जी, विकास के लिए काम करना। रमन जी ये कह रहे हैं हमारा रोड मैप तैयार है, हमारे एजेंडे तैयार हैं, हमें करना क्या है और कैसे करना है और कैसे हमें 24 में जीत की हैट्रिक लगानी है, वो सब कुछ क्लियर है। लेकिन आपके यहां बड़ी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वो था ना एक 3 इडियट टाइप का गाना, वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। इंडिया गठबंधन में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो बात मनीष जी कर रहे थे। तिलक जी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। सभी मुद्दों पर बात हो रही है और जिस दिन एक फाइनल निर्णय हो जाएगा वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। कुछ चीजें चर्चा के बिंदु पर हैं। चर्चा के बिंदु पर इसलिए हैं क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो लोकतांत्रिक दलों का गठबंधन है। मई तक तय कर दोगे? कोई एक सुपर पावर नहीं है वहां, कोई ऐसा तानाशाह नहीं है जो कह दे कि नहीं, जो निर्णय ऊपर से चले, जो आला कमान नहीं है, सब मिलकर बैठकर बात करते हैं। उसके बाद जब चर्चा हो जाएगी, निश्चित जो फाइनल हो जाएगा वो जब पूरे देश के सामने आएगा। मई तक तय कर लोगे? जी मैंने कहा मई तक तय कर लोगे? बिल्कुल तिलक जी, बहुत जल्दी सारी चीजें देश के सामने आ अच्छा, ये आप किस आधार पे कह रहे हो कि भैया पंजाब की 13 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है? नहीं, तैयारी देखिए, मैं बता दूं, जितने भी दल हैं सबकी जो जिसका जहां संगठन है, हमारी तैयारी पंजाब में मान लीजिए 13 सीटों पर है। हाँ। पूरी तरह से है, हम पूरी तरह से तैयारी में है चुनाव में जितनी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में जो निर्णय होगा उसके बाद। रमन जी, आप 13 सीटों पर लड़ोगे तो कांग्रेस गुरुद्वारे में लंगर खाने जाएगी क्या? तिलक जी 13 सीटों पर ये जरूरी नहीं है आम आदमी पार्टी लड़ेगी, इंडिया गठबंधन लड़ेगा। लेकिन जो तैयारी है वो तैयारी जिस सीट पर जिस पार्टी का व्यक्ति होगा, हाँ। जो पार्टी लड़ रही होगी उस पार्टी के सभी दलों के कार्यकर्ता एक साथ काम करेंगे। नहीं, आपने तो कुछ तैयार किया होगा ना रोड मैप कि भैया ये हमारी इतनी दावेदारी है, पंजाब में हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। जैसे केजरीवाल जी बोल रहे थे कि 13 की 13 सीटों पर हम जीतेंगे। तिलक जी, जो बैठकें होती हैं उस पर अपनी दावेदारी रखी जाती है, लेकिन जब अंतिम निर्णय जो आएगा उसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने भी बिल्कुल साफ से बोला है कि जो निर्णय आएगा, जो इंडिया गठबंधन का निर्णय होगा, जितनी सीटें होंगी उस समझौते के अनुसार उतनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। बाकी जो भी गठबंधन का साथी होगा उसके लिए सभी मिलकर, क्योंकि ये चुनाव अपने लिए भी लड़ा जा रहा है, ये चुनाव, इस बार का चुनाव देश के लिए लड़ा जा रहा है, इस बार का चुनाव इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है।
सबसे बड़ी बात तिलक जी, अभी जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं बड़े भाई अभी कह रहे थे जो कि 2012 में आंदोलन की कोख से पैदा पार्टी हुई थी, वो तब क्या बचा रही थी? देखिए, हम तब भी सच के साथ खड़े थे, हम तब भी आज सच के साथ, आज भी सच के साथ नहीं, खड़े या तो तब सच के साथ खड़े थे या फिर आज सच के साथ खड़े हो, क्योंकि जिनको आपने सबसे बड़ा घोटालेबाज कहा आज आप उनके साथ खड़े हो। या तो तब सच बोला था या फिर आज सच बोला था। नहीं रमन जी? तिलक जी, हाँ तिलक जी, जो परिस्थितियां उस समय थी, जिस तरह की परिस्थितियां थी, जो इस गठबंधन में सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें यह नहीं है कि गलत हो रहा है उसको भी कहीं ना कहीं से उसको दबा देना है। अजीत पवार जी नहीं, ये गठबंधन की अच्छी बात ये है कि आप किसी को भी भ्रष्टाचारी को भी ले आते हो, भ्रष्टाचार चोर को ले आते हो, लालू प्रसाद यादव को ले आते हो। इंडिया गठबंधन में जो सबसे अच्छी चीज है, वो सबसे अच्छी यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत है तो उसको दूसरे दल साथ में है, लेकिन अगर वो गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा। जबकि एनडीए गठबंधन में अजीत पवार जी को एनसीपी में रहेंगे तो वो नेशनल करप्ट पार्टी के नेता हैं। जैसे ही वो भाजपा में कह रहे हैं लड़ाई कुछ नहीं है, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। वो 24 में अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपका। तिलक भाई अब ये कह के दिखाएं केजरीवाल जी के लालू यादव चोर है, करप्ट है, कह के दिखाएं। अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाएं कि लालू यादव करप्ट है। पहले आरोप लगाते थे चिदम्बरम करप्ट है, करप्ट है, आरोप लगाओ ना, बोलो ना। अरे चैलेंज करता हूँ, बोल नहीं सकते, चैलेंज करता हूँ, बोल नहीं सकते। अरे करप्ट लोगों के साथ केजरीवाल बच्चों की कसम खाते थे, बच्चों की कसम खाते थे, बच्चों की कसम खाते थे। शीला दीक्षित चोर है बोलते थे ना, शीला दीक्षित चोर है, चिदम्बरम चोर है, ये बोलते थे ना। लालू यादव चोर है, तेजस्वी यादव चोर है बोलते थे ना। वो कहाँ गए? अरे 5 लाख के शौचालय वाले भाई साहब, अरे 5 लाख के शौचालय वाले भाई साहब वो कहाँ चले गए? 5 लाख के शौचालय वाले भाई साहब वो कहाँ चले गए? अरे बताओ ना, वो दर्ज कराई जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। चोर है कि नहीं होगा, जिस तरह शीला दीक्षित चोर है या नहीं, वाला मामला हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का मामला हो, चाहे अजीत पवार जी का मामला हो, ये नहीं होगा कि जो गलत है उसको भी दबा दिया जाए। नोटबंदी के समय एक मिनट आकलन बहुत जरूरी है। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। कुछ आंकड़े हम दिखा रहे थे, भूदेव भाई, भूदेव जी का ऑडियो। भूदेव जी, ये जो मसला है आंकड़ों पर, क्योंकि अगर हम बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये राजनीतिक बयान तू में तो चलता रहेगा। ये आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे सामने, 2019 के चुनाव में, मैं कांग्रेस का ही जिक्र करूं, 2019 के चुनाव में, ये तो 24 के एजेंडे हुए, अगर हम एजेंडों के इतर चुनाव का जिक्र करें तो 2019 का जो चुनाव था, उस चुनाव में 421 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव के इतर महज 52 सीटों पर आप चुनाव जीते। और दूसरे नंबर पर 209 सीटें थी, 209 सीटें जिस दूसरे नंबर पर आप रहे, यानी कुल मिलाकर आप 421 सीटों पर चुनाव लड़े थे और महज 52 सीटें आपने जीती थी और दूसरे नंबर पर 209 सीटों पर आप रहे। अब इसके बाद एक और आंकड़ा आता है, उस आंकड़े में 2014 में आपने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा, ठीक, और कांग्रेस ने जीती 44 सीटें। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप रहे 224 सीटों पर। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर आप अकेले लड़ रहे हैं, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो, आप पीएम मोदी से नहीं लड़ पाए। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं। मैं बिल्कुल, मैंने भी ये आंकड़े देखे और हमारी कितनी सीटों पे हमारी तैयारी है, अभी हम आंकड़े वो चला भी रहे थे जी। लेकिन आप ये देख, आज भूतकाल के आधार पर हम आज को तय नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अगर पिछली बार अगर हम हारे हैं तो इस बार हम नहीं जीतेंगे, सरकारें बदलती हैं। आज देश का मुद्दा क्या है, आज अभी आपने पूछा बीजेपी प्रवक्ताओं से या फिर जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन सबसे पूछिए। भूदेव भाई, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं, आप डायरेक्ट फाइट नहीं कर पा रहे हो पीएम मोदी के सामने। नहीं, विषय ये है, फाइट क्यों नहीं, मैं वही बता रहा हूं ना, वही चीज मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से 2014 और 2019 में मोदी जी ने देश की जनता को जुमले दिखा करके देश की जनता को गुमराह करने का काम किया,
झूठे सपने दिखाए, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई को कम करना, 30 रुपए में पेट्रोल, 200 रुपए में सिलेंडर, ऐसे तमाम मुद्दे थे कि 400 रुपए को अब 1100 रुपए पर ले गए, वो अलग बात है। तो ये देश की जनता देख रही है कि किस तरह से आज जिनको करप्ट कहते थे वो आज बीजेपी में आके शुद्ध हो गए। इन बलात्कारियों को बचाने का काम। सर मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, आप उनके घर की बात करने लगते हो। जब चुनाव होगा आज हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। सर सीट शेयरिंग की बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, सीट शेयरिंग की। नहीं, आप अकेले 1 to 1 नहीं लड़ सकते, तभी तो आपने सबको कहा कि एक साथ आ जाओ। नहीं बिल्कुल, अगर आप अकेले लड़ पाते पीएम मोदी से तो आप बोलते ना हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तिलक जी आज इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, महाराज युवाओं के रोजगार बस की करो, लड़ाई ये है, कब तक चलेगा ये लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। तिलक जी बिल्कुल आज सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा तो आपके राज में नहीं हुआ, ठीक है, 1 मिनट आंकड़ों पर बहस कर रहा हूं मैं, आप बार वही बात लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। माइक बंद कर दिया जा रहा है और आप कह रहे हो कि बंद करो। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सीट शेयरिंग कैसे करोगे, आप वही बात लोकतंत्र बचाओ। तिलक जी एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, 1 सेकंड अभी वीडियो दिखा रहा हूँ। कल मैं दिल्ली पुलिस के एक थाने में गया था किसी काम से, वहां मैंने थाने के अंदर देखा कि किन किन की तस्वीरें हैं। जिस थानों में आज महात्मा गांधी की तस्वीरें नहीं है, वहां आज देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ये देखिए, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। 1 मिनट भूदेव भाई, 1 मिनट दिखाना। ये देखिए पूरे थाने का मैंने वीडियो बनाया, कहीं पर भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। देखिए किन की तस्वीर है, आप देख लीजिए। कब मोदी जी की तस्वीर है लेकिन गांधी जी की तस्वीर नहीं है, तो आप कह रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो तो लोकतंत्र को बचाने की जरूरत नहीं है। अरे लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जहाँ गोडसे के विचारों को, जो गोडसे के विचारवादी, पंजाब गए हो कभी? मनीष जी पूछ रहे पंजाब गए हो क्या कर रही है, और आप कह रहे हो लोकतंत्र को बचाने की जरूरत नहीं है। मनीष जी पूछ रहे पंजाब गए हो क्या? पंजाब में मनीष जी कौन से? अरे पंजाब में है क्या? पंजाब में गांधी जी की तस्वीर लगी है कहीं पर भी? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि गांधी जी की तस्वीर लगी है? पंजाब पहले ये बताओ। पहले मनीष जी पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी प्रवक्ता लिखवाइए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हमें बीजेपी प्रवक्ता के सवाल का जवाब देना है या राजनीतिक विश्लेषक का जवाब देना है। अरे हम थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, आप हमसे बड़े हो, आपसे विश्वास का उल्लंघन हो गया, राजनीतिक विश्लेषक को चेंज करवाइए। 1 मिनट सुनो, एक बात सुन लो। मैं पूछ रहा हूँ भूदेव भाई, संविधान के किस आर्टिकल का उल्लंघन है, और अगर है तो क्यों आप कोर्ट में केस फाइल नहीं करते हो? क्या आपको न्यायपालिका भरोसा है कि नहीं है? और नहीं है तो बोलो। मानो अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, ईडी दबाव में है। चाहे वो पंजाब की बात हो या कहीं की भी बात हो, हमने वहां पर भी सवाल उठाए थे। अगर गलत होता है तो उस पर सवाल उठाने में कोई लड़ाई नहीं है। देश में अगर कहीं पर भी गलत होता है, लेकिन मनीष जी मेरा सिर्फ आपसे यही विनती है कि आप राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी के सेकंड प्रवक्ता लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 प्रवक्ता बैठेंगे डिबेट में, तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल लिखवाइए। आप एक राजनीतिक विश्लेषक शब्द को बदनाम करने का काम कर रहे हो। तो मैं आपसे आंकड़े हम इसका जिक्र कर रहे थे, उसी आंकड़ों के मुताबिक एक कहानी और मैं आपके सामने। एक मिनट ये आंकड़े तस्दीक करते हैं मनोज पंडित जी की ठीक है आप मजबूत थे 2019 और 14 में, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि भाई अब हमारे पास वोट शेयरिंग के हिसाब से वो ताकत आ जाती है जहां पर हम एनडीए को हरा सकते हैं। तिलक जी आपने इनसे सवाल नहीं पूछा, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम आप ये समझ सर बलात्कारी, 1 मिनट रुक जाओ ना, सवाल आपका आ गया, सवाल पूछ लेंगे। अब बहस चलने दो आगे प्लीज। 2014 से लेके 19 से लेके 23 आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि इनको लगा कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते, और हमें बैसाखियों की आवश्यकता है। इन्होंने बैसाखियां बनाई, 29 दलों को इकट्ठा करके बैसाखियां बना ली इन्होंने। उस बैसाखियों के साथ एक सवाल है, एक अकेला आप देखिए 32 पार्टियां लेकर के घूम रहे हो। जब आपके पास कोई 32 पार्टियां है कि नहीं आपके गठबंधन में? कोई आपके पास है कि नहीं आपके गठबंधन में? जनता की 32 पार्टियां है कि नहीं? कोई तैयारी नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में है कि नहीं? बुधेर भाई अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे मनीष जी को, बीच में मत बोलिए। आप क्या नहीं, ज्ञान इनके पास क्या है? इनके पास
भूदेव भाई को ये सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि आज कांग्रेस कहाँ आके खड़ी हो गई। कांग्रेस को आए दिन जो है 10 साल पुरानी पार्टी से भी हाथ जोड़ के मांगनी पड़ रही है। तो मेरे मित्र ये तो समझना दूर की बात है कि आपको ऐसी पार्टियों से गठबंधन करना कैसे हो, जिनका अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर सही बात बताता है तो आप आपके लिए तो और भी शर्म वाली बात है। तो आपको मानना चाहिए, आपके पास एक रोड मैप ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हो, आप बहस देखिए, हम और आप नेशनल टीवी पे बैठ के बहस कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं, ये साफ सुथरा मैसेज जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि जनता के हित की बात करता कौन है। अगर आप पूछिए ऐसी पार्टी तो शायद आपको निकाल के बाहर क्या जरूरत पड़ी जिनका आज तक कोई सांसद नहीं है। नहीं, तिलक मोदी जी से पूछिए और आप इसका जवाब दीजिए कि जिनका कोई सांसद नहीं है, जो ये कहते थे कि एक अकेला तप्पल वाली वो 32 पार्टियों को लेकर के घूम रहे हैं, तो ये क्यों गठबंधन कर रहे हैं? भूदेव शर्मा, इसका मतलब आप 28 भूदेव शर्मा, सवाल यही खड़ा होता है ना कि भाई आप सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तलाश नहीं पा रहे हो अभी तक, है ना? और वो ये कह रहे हैं कि भैया हम अपने पन्ना प्रमुख तक को तैयार कर चुके हैं। आपकी तैयारी एक मिनट मैं 2019 के चुनाव का ही नतीजा देख रहा था। एक मिनट सर, सबके सामने होगा। ये तो ये भी कहते थे कि ये गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन टूट जाएगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो सारा कुछ हो रहा है। तो ये आरोप लगाने से आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, विपक्षी पार्टियों पे ये चलते रहेंगे, जहां गठबंधन होगा सर चलेंगे। सर तो भूदेव भाई सुन लो ना, एक मिनट जल्दी ही ये सीट शेयरिंग भी होगी। कैसे कैसे क्या क्या कौन प्रचार करेगा, कैसे प्रचार होगा, वो सारा जनता के सामने होगा। और मुझे लगता है कि 10-12 मई तक तय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आंकड़ा देखिए आपके सामने, मैं आपको इसी आंकड़े का जिक्र कर रहा था। 2019 के चुनाव में जहां आप अकेले चुनाव लड़े 421 सीटों पर, आपको 52 सीटों पर महज जीत मिली। यह आंकड़ा आपके सामने चल रहा है। और दूसरे नंबर पर आप 209 सीटों पर रहे। और इसी आंकड़े के मुताबिक अगर 2014 के चुनाव का हम जिक्र करें तो 2014 के चुनाव में भी आपको कुछ ज्यादा मजबूती नहीं मिली थी। 2014 के चुनाव का आंकड़ा देखिए, 464 सीटों पर आप अकेले लड़े, 44 सीटें महज आपने जीती और 224 सीटें जो हैं वो आप दूसरे पायदान पर खड़े थे जहां पर बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट थी। तो मैं आपसे आधार पूछ रहा था, आप अकेला लड़ना भी पसंद करेंगे या फिर साथ सबको लेकर चलेंगे? और आपके पास सिर्फ आशा की किरण इंडिया गठबंधन ही है, यह बात तो सच है ना? देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिलकर के ये डिसाइड करेंगी कि कौन कहां किसको कितनी सीटें मिलेंगी। आप इंडिया गठबंधन में केवल 28 पार्टियां हैं, आपको पता है। कर चुके हैं। एनडीए में 32 हैं, एनडीए में 32 है और यूपीए में भी सर वहां चेहरा तय है। आप खुद ही कहते हैं कि जो पीएम बोलते हैं वहां सब मान लेते हैं। आपके यहाँ तो कोई मानने को भी तैयार नहीं है, सब तय कर चुके हैं कि मैं इस सीटों पर लड़ूंगा, आपको चाहिए तो चाहिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। नहीं तो कोई नागपुर से फरमान नहीं आता ना हमारे यहाँ। लोकतांत्रिक पार्टी है, सबका साझा विचार लिया जाता है। मैं आंकड़े पे बात कर लूं ना, 48 सीटों पर महाराष्ट्र में आप लड़े 2019 में, उदाहरण के तौर पर। नहीं आता है कि आपको ये करना है या डरा धमका करके पार्टियों को अपने एनडीए में सम्मिलित। मनोज पंडित जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ हिटलर चाहिए कुल मिलाकर। ठीक, रमन जी फिर आ रहा हूँ आपके पास। तिलक जी, डालने का काम ये देश संविधान से चलेगा या नहीं देंगे, क्या? तो ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस के प्रवक्ता के कहने से सबके सम्मिलित आप बताइए, सवाल आप कुछ करते हैं, जवाब कुछ मिलता है, पूछते आप कुछ है, बताते कुछ है। तो मेरे मित्र को ये नहीं पता कि हमने बताना क्या है और करना क्या है। मुझे लगता है कि आपको देखिए एक बात सुनना ही नहीं आता है। आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं। मेरा मानना यह है कि आप चीजों को, अगर हम देश के विषय में चिंता करें, देश के विषय में बात करें, तो चीजें जनता को भी लगेगा कि शायद हमारी बात कोई, हमारी आवाज को उठाना चाहता है। आप अगर सिर्फ अपने हित की सोचेंगे, आप सिर्फ यह सोचेंगे कि ईडी, सीबीआई या जो कर्म आपने किए हैं उन कर्मों की सजा से हम कैसे बचें, ये सोच अगर आपकी रहेगी, कैसे आप चलाएंगे? देश के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, सरकारी संस्थाओं को बचाने की बात कर रहा है, देश के युवाओं को रोजगार देने की बात। बिल्कुल रोजगार दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम। आज एक तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री युवाओं को रोजगार दे रहे हैं,
अगर रोजगार पंडित जी, नहीं दे रहे होते तो पंडित हम जी, सत्ता में कैसे? बड़े शर्म की बात है आप पंडित मुझे जी, बताइए, पंडित जी, आपको बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री शर्म आने से ये सेना की शर्म शहादत आने पर से वोट मांगता है। आपके पाप, बड़े शर्म की बात है, तो पाप देश आप का प्रधानमंत्री देश की सेना की शहादत पर चीजों को मानना शहादत पर वोट पड़ेगा। मांगता है। अरे आप काम करते, आप रोजगार देते, आप विकास करते, उस पर वोट मांगते। हाँ, हम देश के काम प्रधानमंत्री को काम सेना की शहादत पर वोट अच्छा मांगते भूदेव हुए। शर्मा एक बात भूदेव बताइए, जी। 1 मिनट, फिर मैं रमन जी के पास जा रहा हूं। आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बताए थे नहीं बताए थे ये मुद्दे? बिल्कुल मुद्दे बताए थे। तो फिर क्या हुआ? नहीं, चुनाव मैंने क्या कहा, देखिए क्या ये कहा? चुनाव हारना जीतना अलग बात है। अच्छा, और अगर तो- हम छत्तीसगढ़, मध्य तो प्रदेश वही तो और मुद्दे सुनिए, आप अभी जो गिनवा रहे हो, तो वही मुद्दे तो तिलक जनता जी, को बताया आपने, जनता देखिए को नकार क्या दिया था, आपने। कई चीजें ऐसी होती है जो भविष्य के गर्त में भी छुपी होती है। बिल्कुल आपने कहा, हो सकता है कि हमारी वहाँ कुछ जो मुद्दे थे जिनको हम जनता के बीच में नहीं ले जा पाए, जनता को नहीं समझा पाए। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज देश के प्रधानमंत्री जो मनमाजी आए वो करते रहे। नहीं, तो जनता तक तो यही मुद्दे आप गिनवा रहे थे अगर ना। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसमें हारे, इससे पहले भी हारे थे। हम तो 2009 में हारे थे। नहीं राज्यों रमन को जी, तब भी हमारी आपको सरकार लगता है बनी कि थी। एक मौका था 2019 में हम इंडिया जीते अलायंस तो के पास कि भाई आप सारे चुनाव में एक साथ इकट्ठे होकर? अरे बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री सेना की शहादत पर वोट मांगता है। फर्स्ट टाइम वोटर से कहता है कि मेरे को शहादत पर जो 1 मिनट, आपके सहयोगी बोल रहे हैं ना, 1 मिनट सुन लो, सहयोगी बोल रहे हैं विकास पर आपके। वोट मांगते नहीं, हिंदू मुस्लिम पर, पाकिस्तान पर, सेना की शहादत पर वोट मांगते हैं। आप भूदेव भाई 1 मिनट सुन लो ना, सुन लो। वोट मांगिए रमन जी। एक परसेप्शन बनाने का प्रयास जो होता है हाँ। कि मोदी जी अजय हैं, जैसा बनाया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि अभी जो पिछला कार्यकाल था, जो मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल था, आज की स्थिति तक अभी वो रिकॉर्ड भी टूटा नहीं है। ऐसा ये दिखाया जाता है कि नहीं, ये बहुत वर्षों से हैं और अब आगे वर्षों तक रहेंगे, कोई हरा नहीं सकता। तो रही बात गठबंधन की तैयारी की, तो जितने भी दल हैं अपने अपने स्तर पर सारे दल उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और किसी भी नेता ने, इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने, जैसा कि मनीष जी ने बोला कि बड़ी खींचतान है प्रधानमंत्री पद को लेकर, कोई खींचतान नहीं है। एक बयान आप बता दीजिए जो किसी नेता ने बोला हो कि नहीं हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। सबके जो बयान है, सबके एक बयान कौन बोलता है कि प्रधानमंत्री बना दो? नहीं, शशि थरूर ने बोला, नहीं बोला, ठीक है, हमने तो बोला, अखिलेश यादव जी ममता की बनर्जी ने बोला कि राहुल गांधी को मत बनाओ, मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दो, बोला ना, उन्होंने कहा नीतीश कुमार को बना दो, केजरीवाल को बना दो। मनीष जी फिर आप बोलेंगे तो फिर बनर्जी मैं बोलूंगा, चाहती फिर आप सुन नहीं है पाएंगे। कि राहुल गांधी के आप अलावा ये कोई और बने। उसका कोई मतलब नहीं है। आप जब बोले कोई नहीं बोला, अब आप सुन लीजिए। नहीं, मैं शांति से सबको सुन रहा था। आप बिल्कुल आप बोलेंगे फिर हम बोलेंगे, डिबेट खराब होगी। सुन लीजिए, बात तो सही बोलिए, गलत बात तो मत बोलिए रमन जी। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहे हैं। आपकी पार्टी में भी आवाज आई थी, किसी भी नेता ने अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि हमें प्रधानमंत्री बना दो। ये सबसे बड़ी बात है कि हर दल त्याग करना चाहता है। किस लिए? इस देश के लिए, इस देश की जो आज ठीक, जो दुर्दशा भूदेव है, शर्मा 10 सेकंड है आपके पास, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट मैं पंडित जी का लूंगा। तिलक जी, उन चीजों को बचाने के लिए इन्होंने कहा, मनीष जी ने कहा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। इनको ये पता होना चाहिए कि हमेशा प्रधानमंत्री का चेहरा वही होता है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है। उसके अलावा कभी इस देश में, क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा कि हमारा ये चेहरा है। अरे सांसद चुनाव लड़ते हैं, सांसद मिलकर के अपने दल का नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा, सांसद तय करते हैं। प्रधानमंत्री, इसलिए वो प्रधानमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अगर हम हमारी तरफ कोई, हम तो विपक्ष में है, तो चुनाव जीतेंगे, उसके बाद जो सांसदों ने तय किया था कि मनमोहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या है कि अब प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, दूसरों के बीच में बोलते हैं, जबकि एक राजनीतिक विश्लेषक को केवल एक संयम से। आप मनीष जी को सर्टिफिकेट बाद में दे देना, मैं नंबर दे दूंगा मनीष जी का, आप बात कर लेना। नहीं, बीच में जिस तरह से बार बार बोलना, ये एक राजनीतिक विश्लेषक को शोभा नहीं देता है मनीष जी। किसी आप प्रश्न का प्रवक्ता जवाब बन आपके पास है जाइए नहीं। और फिर आप बीच में बोलिए। चिदम्बरम चोर है कि नहीं? मुद्दा फाइनल कमेंट, एक सेकंड, फिर मैं पंडित जी को बात दूंगा प्रवक्ता पूरा। बन जाइए और बीच में बोलिए, रोकिए, कोई नहीं मना भूदेव करेगा। शर्मा, लेकिन मुद्दे पे आइए ना, राजनीतिक विश्लेषक मुद्दा को क्या थोड़ा है? सा। मुद्दा, एजेंडा। भूदेव शर्मा, हाँ जी, बोलिए। एजेंडा, मुद्दा। देख तिलक जी, हमारा एजेंडा क्लियर है। इस देश के युवाओं के लिए रोजगार, ये जो महंगाई अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, 60 साल के रिकॉर्ड को तोड़ गई, उस महंगाई को कम करना, किसानों की आय, उनको किसानों की उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए,
जहां महिलाओं के साथ आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार कर रहे हैं और उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसे बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए। बार बार वही बात भूदेव शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। देश के प्रधानमंत्री जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और उन्हीं के नेता, बताइए वाराणसी में 2 महीने हो गए, बाबा जी का बुलडोजर नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, अब आपने बात रख ली। अब न्यूज देख रहा हूँ 2 महीने से। एक मिनट, पंडित जी तिलक ये जी, बनारस वाला विषय ये कह रहे हैं बार बार। पूरे अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। आप भूदेव शर्मा, आपने आप जब से डिबेट शुरू हुई है एक ही बात बनारस। 1 मिनट रुक जाओ ना। ये कह रहे हैं वो कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, नाम सुना है सर पंडित जी? जी जी जी। कौन है? बनारस वाल जो घटना है उस घटना की बात कर रहे हैं और उस घटना नहीं घटना नहीं है, रेप, गैंग रेप। और ये कह रहे हैं इसमें आपके नेता है, बीजेपी के आईटी सेल के। कोई भी नेता हो बक्सा नहीं जाएगा तिलक जी। तो फिर कौन? आप तिलक जी एक मिनट, एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, आरोप आपके आईटी सेल के पदाधिकारियों पर लगा और 60 दिन तक कोई उन तक पहुंच नहीं पाया और वो मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में जब होम मिनिस्टर मतलब टैनी के बेटे को जहाँ गाड़ी चला दी उनको नहीं बख्शा गया, कुचला उन्होंने, ठीक है? नहीं, आप तो कहाँ बख्शा गया? आप मुझे बताइए, बख्शा गया तो बचाने की कोशिश किसने नहीं की? नहीं, कोई बचाने की कोशिश नहीं है। कानून अपना काम अपने तरीके से करेगा। आपको लगता है ये सामान्य घटना है? 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में तीनों आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं। कोई सामान्य घटना नहीं है, किसी भी घटना को हम सामान्य नहीं मानते। आप ये देखिए दुपट्टा खींचने वाले का जब एनकाउंटर हो जाता है तो ये एक मिसाल है, ये चीजें हैं। अच्छा, तो व्यक्ति को नहीं छोड़ा अगर यही हाल किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो? नहीं, ये कानून सबके लिए बराबर है तिलक जी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कानून अपना काम करता है। अच्छा, इनके घर बुलडोजर चलेगा, जो बात भूदेव शर्मा पूछ रहे हैं। आप ये देखिए जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो 100% होगी। मैं आपके मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर दूं और भूदेव भाई को भी आश्वस्त कर दूं कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो 100% होगी। सर यही प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश में जाकर, आपकी पार्टी का नेता है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। सर आपकी पार्टी का प्रचार कर रहे थे यही नेता वहां पर जाकर मध्य प्रदेश में। तो जब तक चीजें साबित नहीं हुई होगी ना तिलक जी, अब जब चीजें साबित होंगी, चीजों को आएगा, आप अधिकारियों को अपना काम करने तो दें। सर साबित नहीं होगी मतलब? नहीं, जब प्रचार हो रहा था भाई 2 महीने, भाई अब आप देखिए जब प्रचार हो रहा था तब तक चीजें, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन में मैं और आप कुछ नहीं कर सकते ना, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। सर दूध ये का तो दूध पानी का पानी हो जाएगा। आंदोलन कर रहे थे, अब आपके पदाधिकारी सामने आए, उनका नाम सामने आया इस पूरे मामले को लेकर। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक कोई दोषी सिद्ध ना हो जाए वो आरोपी है, लेकिन अब आप ही के नेताओं के नाम सामने आए, विषय ये है, और वो बनारस जहां पर देश के प्रधानमंत्री की संसदीय सीट है। आप तिलक जी, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, तो इनको कौन बचा रहा था 2 महीने तक? अब तिलक जी ये देखिए, मैं कोई जांच तो नहीं कर रहा तिलक जी, वहां जो जांच कर रहे हैं वही बता पाएंगे आपको। अगर कोई भूदेव जी को अगर बिल्कुल सटीक जवाब चाहिए तो जो अधिकारी है उनसे बात करें, पूछे उनसे कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपके चैनल पे बैठ के जवाब दे रहा हूं तिलक जी कि हम भारतीय जनता पार्टी, देखिए किसी भी व्यक्ति को हम लोग बिल्कुल वो नहीं करते। आप देखिए मैंने टैनी जी का एक उदाहरण दिया आपको, उनके बेटे ने अगर किसी कोई कानून हाथ में लिया तो कानून ने अपना काम किया, वो जेल गया, चीजें हुई, सब कुछ हुआ। इससे पहले जो पार्टीज थी वहां पर जिला अध्यक्ष का परिवार का व्यक्ति कुछ कर देता था, उसको भी कानून हाथ नहीं लगाता था। अब ये भूदेव शर्मा मुद्दा बना रहे हैं, आपके नेताओं के साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। नहीं, भूदेव शर्मा मुद्दा बना रहे हैं, भूदेव शर्मा विपक्ष में बैठे ये मुद्दा बना सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन कम से कम कानून को अपना काम तो करने दीजिए आप। भूदेव शर्मा आप उत्तर आ गया? नहीं तिलक जी, उत्तर कहाँ आया? मैं तो इनसे पूछ रहा था कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का अगर ये मामला है तो उनको, वैसे तो हर बात में बोलते हैं तो एक शब्द भी इस पर ट्वीट ही कर देते,
या इनकी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो एक अब तिलक जी, अब मेरी बात महिलाओं के साथ रेप होता है, कहाँ चले जाते हैं ये लोग? कैसे ये इतना फर्क चलो चल के ये टीवी और इन पर ये कूदते हैं, लेकिन यहाँ ठीक है। आप देखिए मणिपुर वाले मुद्दे पर जब इन्होंने जवाब मांगा और जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो सारा विपक्ष वॉकआउट करके चला गया था। क्यों नहीं सुना इन्होंने जवाब? क्या मतलब की बात आप वो कीजिए जो बात जनता को अच्छी लगे या जो बात कहने में ठीक हो, कम से कम बात के पीछे कोई लॉजिक तो हो कि प्रधानमंत्री ट्वीट क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हर चीज पर जवाब आप प्रधानमंत्री ये बात होता तो प्रधानमंत्री हो या आपकी स्मृति ईरानी जी हो, वो अब तक तो रोड पर होती, सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में चमक रही होती। बताइए, एक ट्वीट तक नहीं कर पा रही है वो, क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। अरे बुलडोजर ही चलवा दो। अरे योगी जी जो आज सुबह से रुद्राभिषेक कर रहे थे वो बुलडोजर नहीं उनका दिखाई दे रहा है, खराब हो गया क्या? एक मिनट सर, आपने मुद्दा उठाया भूदेव भाई, उस मुद्दे का जवाब अब पंडित जी ने दे दिया। पूरी डिबेट में आपने एक ही मुद्दे को बार बार पूरा फोकस किया। मनीष जी, आपका फाइनल कमेंट, आपको लगता है ये वाकई में खिचड़ी पक पाएगी जो इंडिया गठबंधन पकाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी? मनीष जी देखिए, बहुत मुश्किल है जब तक निजी स्वार्थ को छोड़कर विपक्ष तैयार नहीं होगा, मोदी जी को टक्कर कैसे देगा। हाँ। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है, मुख्यतः कांग्रेस की समस्या ये है कि उसे प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं चाहिए। नहीं तो 2004 में भी नहीं था ना इनके पास? 2004 में बिल्कुल चेहरा था, तब सोनिया गांधी का चेहरा था। वो तो विपक्ष के कुछ नेता जैसे मुलायम सिंह और एक दो और लोगों ने मिलकर ये कह दिया कि हम सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। चलिए ठीक, आप ये कह रहे हो सबसे बड़ी चुनौती चेहरे की है, और चेहरा नहीं होगा तो प्रधानमंत्री के सामने टिक पाना विपक्ष का नामुमकिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव जी, पंडित जी, रमन जी और मनीष गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ये सियासी लड़ाई का आगाज हुआ है, 24 का भी आगाज हो गया। 24 में अब क्या होगा क्या नहीं, अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है, सियासत की बिसात पर मोहरे बिछना अब शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।